नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स इस क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। हमने समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को देखा। अब हम उनके अंतर संबंधों को देखने के बाद उनके अंतरों को देख रहे हैं। अर्थशास्त्र की इन दोनों शाखाओं में महत्वपूर्ण अंतर हैं जो नीचे वर्णित किए गए हैं। पहला है अध्ययन के पैमाने में अंतर, यानी कि जो स्केल ऑफ स्टडी है उसमें क्या अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी कि छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों जैसे कि उपभोक्ता, फर्म, उत्पादक और वस्तु बाजार का अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र समुच्चयों से संबंधित है, यानी कि उसमें पूरी अर्थव्यवस्था या देश से संबंधित आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है अध्ययन के क्षेत्र में अंतर। समष्टि अर्थशास्त्र आय, रोजगार और समृद्धि या आर्थिक विकास की नीतियों से संबंधित व्यापक स्तर का अध्ययन करती है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं जैसे मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन करती है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय, रोजगार और आर्थिक विकास की नीतियों का, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध वस्तु और साधनों की कीमतों का निर्धारण और उनके अनुकूलतम आवंटन से होता है। तीसरा है कीमत और आय अवधारणाओं में के महत्व में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण बाजार में वस्तु और सेवाओं की कीमतों निर्धारण पर केंद्रित रहता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय निर्धारण पर केंद्रित रहता है। प्रत्येक वस्तु और सेवा का अपना एक बाजार होता है जहाँ पे उसके खरीदने वाले और बेचने वाले यानी कि क्रेता और विक्रेता आपस में वस्तु की कीमत और मात्रा निर्धारित करने के लिए अंतःक्रिया करते हैं, यानी कि आपस में इंटरेक्शन करते हैं। ये निर्णय व्यक्तिगत क्रेताओं द्वारा जो वस्तु की मांग करते हैं तथा विक्रेताओं द्वारा जो इन वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री या विषय सामग्री है। दूसरी ओर संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय का निर्धारण, जिसमें सभी क्षेत्रों की आय सम्मिलित है, समष्टि अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री या विषय सामग्री है। अध्ययन की विधि में भी अंतर होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आंशिक संतुलन से अधिक प्रभावित है, यानी कि आंशिक संतुलन विधि का प्रयोग किया जाता है। केवल एक क्षेत्र का ध्यान रखा जाता है, बाकी क्षेत्रों को स्थिर मान लिया जाता है, जो कि आर्थिक क्रियाओं से पारस्परिक संबंधित महत्वपूर्ण कारकों से प्रभावित होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आर्थिक समुच्चयों का अध्ययन होता है। इसको सामान्य संतुलन विश्लेषण कहते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अन्य बातें समान रहने की मान्यता हम लेके चलते हैं कि दूसरे क्षेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल हमारे अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, दूसरे क्षेत्रों को स्थिर मान लेते हैं। लेकिन समष्टि के अध्ययन में सभी क्षेत्रों को एक साथ परिवर्तनशील मान करके अध्ययन किया जाता है, उसको सामान्य संतुलन विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण के तथ्यों में अंतर। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक तथ्यों का संतुलन की स्थिति में अध्ययन होता है, यानी कि बैलेंस की स्थिति में अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक समुच्चयों के व्यवहार में असंतुलन की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। सामान्यतया जो समष्टि अर्थशास्त्र में है, जो असंतुलन स्थितियों को प्रायोरिटी से अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। आर्थिक विश्लेषण की दोनों शाखाएं एक दूसरे की संपूरक और पूरक है, यानी कि एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे का सहयोग करती हैं। इनके व्यावहारिक पक्ष का संबंध अर्थशास्त्र और वाणिज्य से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे कि कृषि अर्थशास्त्र है, श्रम अर्थशास्त्र है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र है, उपभोग अर्थशास्त्र है, तुलनात्मक अर्थशास्त्र है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र है और क्षेत्रीय अर्थशास्त्र है, लोकवित्त के पहलू और अन्य क्षेत्र। इसी प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक नीतियाँ और कार्यान्वयन, व्यष्टि अर्थशास्त्र की जानकारी, आर्थिक विकास का अध्ययन, कल्याण संबंधित अध्ययन, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन का अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक अध्ययन भी शामिल होता है। तो इस प्रकार से ये जो है दोनों ही एक दूसरे को पूरी करती हैं, आपस में सहयोग करते हुए पूरी अर्थशास्त्र को महत्वपूर्ण तरीके से समझाती हैं। तो इस तरह से दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं आर्थिक स्थितिकी और आर्थिक प्रौद्योगिकी और तुलनात्मक स्थितिकी की। तो आर्थिक स्थितिकी, तो स्थैतिक शब्द जो है वो भौतिक विज्ञान से लिया गया है, जहाँ इसका अर्थ होता है पूर्ण विराम की या आराम की अवस्था से, स्थिति से। दूसरे शब्दों में स्थैतिक शब्द मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ किसी तरह की हलचल या बदलाव नहीं हो, कोई चेंज या परिवर्तन नहीं हो। लेकिन अर्थशास्त्र में स्थैतिक की अवधारणा का अपना एक अलग अर्थ है। यह पूर्ण विराम या हलचल की स्थिति से अलग स्थिति को बताता है, जहाँ की परिवर्तन तो होता है लेकिन जो परिवर्तन की दर है वो स्थिर रहती है। तो स्थिर गति से परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं स्थैतिक। अर्थशास्त्र में स्थैतिक की अवधारणा एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जहाँ एक हलचल होती है, लेकिन यह हलचल निरंतर यानी कि कंटिन्यूस होती है, निश्चित कांस्टेंट, एक डेफिनेट होती है, नियमित रेगुलर होती है और स्थिर होती है कांस्टेंट।
तो इसमें 3-4 विशेषताएं होनी चाहिए। ये निरंतर होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, नियमित और स्थिर गति से होनी चाहिए। स्थैतिक अर्थशास्त्र अप्रत्याशित परिवर्तनों से नहीं निपटता है, यानी कि सडनली होने वाले चेंजेस को शामिल नहीं करता है, जो रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं उनको गिनता है। यह केवल अपेक्षित आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है जो रेगुलर बेस पे होती है। आर्थिक गतिविधियों में कोई परिवर्तन या उतार चढ़ाव नहीं होता है, वो जिस दर से चल रही है उसी दर से चलती रहती है। प्रोफेसर हेरल्ड के अनुसार एक अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन की दर स्थिर रहती है उसे स्थिर या स्थैतिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। स्थिर अर्थव्यवस्था में विभिन्न समय अवधि में आर्थिक गतिविधियों को दोहराया जाता है, रिपीट होती हैं। आर्थिक गतिविधियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए यदि 1977-78 में भारत की राष्ट्रीय आय में 5% की वृद्धि हुई, इसी तरीके से 78-79 और 79-80 में वृद्धि भी 5% ही रही, तो भारतीय राष्ट्रीय आय के अध्ययन को स्थैतिक विश्लेषण कहा जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर स्थिर रही है जो कि 5% के बराबर है। दूसरे शब्दों में भारत की राष्ट्रीय आय के इस अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इन वर्षों के दौरान एक स्थिर स्थिति में रही या गुजरी। प्रोफेसर जे.आर. हिक्स के अनुसार आर्थिक स्थैतिकी आर्थिक सिद्धांत के उस हिस्से को समाहित करता है जहां हम डेटिंग के बारे में परेशान नहीं होते, यानी कि समय की तिथिकरण से हमारे को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रोफेसर शुम्पेटर ने स्थैतिक विश्लेषण को आर्थिक घटना से निपटने की एक विधि के रूप में परिभाषित किया है, जो आर्थिक प्रणाली के तत्वों, कीमतों और वस्तुओं की मात्रा के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश करती है, जो सभी एक ही समय से संदर्भित होते हैं। यानी कि जो शुम्पेटर हैं और जे.आर. हिक्स हैं वो दोनों एक ही बात कहते हैं कि एक ही समय बिंदु से या एक ही समय अवधि से संबंधित वस्तुओं, सेवाओं और उनके कीमतों और मात्राओं के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्थैतिकी। यानी कि यहाँ पे 2 समयावधि नहीं होती है, इसलिए तिथिकरण का हमारे को कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो इस तरह से शुम्पेटर की परिभाषा में पता चलता है कि स्थैतिकी विश्लेषण उसी अवधि की आर्थिक घटनाओं को संदर्भित करता है। इसलिए स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत समय कारक की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। इस प्रकार आर्थिक विश्लेषण एक स्थिर संतुलन को दर्शाता है। प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार स्थिर राज्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें समय के साथ रुचि, अधिमान, संसाधन और तकनीक नहीं बदलते हैं, यानी कि ये सब स्थिर रहते हैं। स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण को कालातीत अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। वस्तुओं का मूल्य निर्धारण स्थिर अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ हम मानते हैं कि कीमत मांग और आपूर्ति की ताकतों द्वारा निर्धारित की जाती है, जो उसी समय अवधि के हैं। यानी कि किसी निश्चित समयावधि में वस्तु की मांग और आपूर्ति उसकी कीमत को निर्धारित करते हैं। मूल्य मांग और आपूर्ति के समान समयावधि के लिए संदर्भित करते हैं। स्थिर अर्थशास्त्र में मांग और आपूर्ति के निर्धारक तंत्र स्थिर माने जाते हैं। सभी पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत कीमत मांग और आपूर्ति की ताकतों पर द्वारा निर्धारित की जाती है। मूल्य निर्धारण का यह तरीका या विश्लेषण आर्थिक आंकड़ों से संबंधित होता है। स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण के अर्थ को चित्र 1.2 से समझा सकते हैं, जिसमें डी मांग वक्र है, एस पूर्ति वक्र है। दोनों एक ही समयावधि से संबंधित हैं, इसलिए टी नहीं लगाया गया है। दोनों के कटान बिंदु पर पी कीमत और एम मात्रा निर्धारित की जा रही है। तो ये जो है कम्पिटिटिव मार्केट का एक पॉइंट इक्विलिब्रियम बता रहा है, जो कि एक स्टैटिक टाइम को बता रहा है। तो चित्र 1.2 में डी जो बाजार की मांग वक्र है, एस बाजार की आपूर्ति वक्र है, ई बिंदु जहाँ पे मांग की गई और आपूर्ति की गई मात्रा OM के बराबर है। कीमत OP मांग और आपूर्ति की ताकतों के आपसी सामंजस्य या तालमेल से तय होती है। यह मांग, आपूर्ति और कीमत समान समयावधि से संदर्भित हैं, यानी कि एक ही समयावधि के हैं, और इस कालातीत आर्थिक विश्लेषण को स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण कहा जाता है। प्रोफेसर क्लार्क ने एक स्थिर अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताई हैं, वो क्या क्या हैं? तो प्रोफेसर क्लार्क ने एक स्थैतिक या स्थिर अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, वो जो हैं, पहला है जनसंख्या और उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जनसंख्या जैसी थी वैसी रहती है, उसकी जो वृद्धि की दर है वो स्थिर रहती है। पूंजी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा है उत्पादन की तकनीकों में कोई बदलाव नहीं होता है। चौथा है औद्योगिक इकाइयों के कार्य और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इनकी औद्योगिक इकाइयों की कार्यप्रणाली और संगठन स्थिर रहता है। लोगों की आदतें, रुचि और अधिमान और फैशन में कोई बदलाव नहीं होता है। तो इस तरीके से ये जो 5 तत्व हैं, इसके आधार पर अर्थव्यवस्था को स्थैतिक माना जाता है। स्थैतिक अर्थशास्त्र का दायरा और महत्व क्या क्या है? स्थैतिक अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। प्रोफेसर हेरल्ड के अनुसार स्थैतिक पूरे अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। हम स्थैतिक अर्थशास्त्र के महत्व दायरे को निम्नानुसार समझ सकते हैं। पहला, ये आर्थिक विश्लेषण की सरल और आसान विधि होती है। इसे समझने में आसान और किफ़ायती होती है।
यह मुक्त व्यापार के सिद्धांत पर आधारित है। मुक्त व्यापार का सिद्धांत जो एडम स्मिथ जैसे शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों का पक्षधर था, स्थिर अर्थशास्त्र का एक अभिन्न हिस्सा है। रॉबिन्स की परिभाषा स्थिर अर्थशास्त्र की विषय वस्तु भी है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है जो मानव व्यवहार का दुर्लभ संसाधनों और अनंत आवश्यकताओं के बीच में संबंध के रूप में अध्ययन करता है, जिसका अर्थ है कि भाई जो साधन है वो दुर्लभ है और वैकल्पिक उपयोग वाले हैं और आवश्यकताएं अनंत है और उनके बीच में आदमी को चुनाव करना होता है। यह स्थिर अर्थशास्त्र का एक हिस्सा है। स्थैतिक अर्थशास्त्र संतुलन की स्थितियों का ज्ञान देता है। यह बताता है कि मूल्य वहाँ निर्धारित किया जाता है जहाँ वस्तुओं की आपूर्ति उसकी मांग के बराबर होता है। इसी तरह से आय संतुलन में भी जहाँ नियोजित निवेश और नियोजित बचतें समान होती है वहाँ हमारी आय संतुलित आय प्राप्त होती है। पांचवा, यह गतिशील विश्लेषण का आधार है। जो गत्यात्मक विश्लेषण है या प्रायोगिक विश्लेषण है उसका आधार है। प्रोफेसर हिक्स ने कहा है कि स्थिर अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह गतिशील अर्थशास्त्र की उचित समझ के लिए बहुत सारी जानकारी देता है। हम संतुलन की स्थितियों का अध्ययन करने के बाद ही संतुलन के मार्ग को समझ सकते हैं। तो जब हम प्रारंभिक संतुलन और अंतिम संतुलन को जानते हैं तभी हम उसके रास्ते को समझ सकते हैं। किन्स का सिद्धांत भी प्रकृति में स्थिर है। ये खपत फंक्शन यानी कि कंजम्पशन फंक्शन, गुणक, तरलता, वरीयता आदि जैसे चर केवल एक बार का परिवर्तन दिखाते हैं। आर्थिक मूल्य निर्धारण के एक बार के परिवर्तन का प्रभाव स्थिर अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी चर में एक बार परिवर्तन का प्रभाव देखा जाए तो वो स्थैतिक अर्थशास्त्र का हिस्सा है। स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण की सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस हैं, जो कि निम्नानुसार है। पहला है चर की स्थिरता। तो प्रोफेसर क्लार्क और स्टिगलर ने कई आर्थिक चरों को स्थैतिक अर्थशास्त्र में स्थिर माना है और वे हैं जनसंख्या है, पूंजी की मात्रा है, प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा है, उत्पादन की तकनीक है, आदतें और फैशन। ये सब तत्व हैं जिनको वो स्थिर मानते हैं। हम जानते हैं कि ये सभी आर्थिक कारक वास्तविकता में बदलते हैं, इसलिए स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण वास्तविकता से बहुत दूर होता है, यानी कि ये कुछ मान्यताओं पर या अजम्पशंस पर आधारित होता है। दूसरा है वास्तविक मान्यताएं। स्थैतिक विश्लेषण असत्य मान्यताओं जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण गतिशीलता, पूर्ण जानकारी या पूर्ण ज्ञान, पूर्ण रोजगार आदि पर आधारित होते हैं। ये धारणाएं वास्तविक दुनिया से बहुत दूर होती हैं। यही कारण है कि प्रोफेसर हिक्स ने कहा कि अंत में स्थिर राज्य एक चोरी के अलावा कुछ नहीं है, यानी कि जो स्थिर राज्य है या स्थैतिक अर्थशास्त्र है उसमें बहुत सारी चीज़ें झूठी होती हैं, अवास्तविक होती हैं। यह समय तत्व की उपेक्षा करता है। स्थैतिक विश्लेषण की एक और कमी ये रहती है कि यह एक कालातीत अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, लेकिन वास्तव में कई बदलाव समय बीतने के साथ होते हैं, इसलिए आर्थिक समस्याओं का एक संकीर्ण विवरण देता है। तो ये समय के साथ आए बदलावों को अपने विश्लेषण में शामिल नहीं करता है। नेक्स्ट है, ये संतुलन के पथ की व्याख्या नहीं करता है। तो जो स्थैतिक विश्लेषण होता है वो केवल संतुलन की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति की बात करता है, और तुलनात्मक सांख्यिकी जो है तुलनात्मक स्थिति की केवल दो अंतिम संतुलनों की राज्यों की तुलना करता है, दो अंतिम संतुलनों की स्थितियों की तुलना करता है। यह नहीं दिखाता कि नया संतुलन कैसे प्राप्त हुआ है, कैसे वहाँ तक पहुँचा गया है। हालांकि तुलनात्मक आर्थिक स्थैतिक जो है आर्थिक विश्लेषण में कई कमियां हैं, फिर भी अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई महत्वपूर्ण शास्त्रीय सिद्धांत स्थिर आर्थिक विश्लेषण का हिस्सा है। इसके अलावा यह एक सरल प्रकार का आर्थिक विश्लेषण है, इसे समझना बहुत आसान है। तो ये है स्थैतिक आर्थिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण बातें। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रायोगिक आर्थिक विश्लेषण को। धन्यवाद।